देखते हैं समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका तात्पर्य है समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका तात्पर्य है समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान। एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन शब्द है जबकि समाज प्राचीन है। एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है जबकि समाज प्राचीन है। जैसा कि बीर स्टीड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर 1970 में लिखा है कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है जबकि इसका अतीत काफी प्राचीन एवं लंबा है। ये बुक द सोशल ऑर्डर आप लोग पहले ट्रिक करिए, लिखिए। इन्होंने किसने लिखा है? तो बीर स्टीड ने। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है जबकि इसका अतीत काफी प्राचीन या लंबा है। समाजशास्त्र विषय के पूर्व भी समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन विभिन्न शास्त्रों यथा राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र इत्यादि द्वारा किया जाता है। किसी युग की सामाजिक परिस्थितियां तथा तात्कालिक विचारों के बीच सदैव संबंध हुआ करता है। इन विचारों की उस समय में प्रधानता होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि समाजशास्त्र का उदय यूरोप महाद्वीप में हुआ था। अब ये भी एक पॉइंट है। समाजशास्त्र का उदय कहाँ पे हुआ था? तो यूरोप महाद्वीप में हुआ था। इसलिए हमें उस समय विद्यमान यूरोपीय सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। प्रारंभिक समाजशास्त्रियों द्वारा विकसित विचारों की जड़ें उन सामाजिक परिस्थितियों में है जो उस समय के यूरोप में मौजूद थी। अतः एक वैज्ञानिक विषय के रूप में समाजशास्त्र के उदय के प्रारंभिक चिन्ह हमें यूरोपीय इतिहास के उस काल में तलाशने होंगे जिसमें फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1779 में, और औद्योगिक क्रांति 1760। इसमें इतने व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। यूरोपीय समाज में परिवर्तन का यह युग प्रबोधन युग के नाम से जाना जाता है। यूरोपीय समाज का परिवर्तन का यह युग किस युग के नाम से जाना जाता है? प्रबोधन युग। प्रबोधन, सॉरी दिखा नहीं है, आप लोगों को देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिकों की चेतना को निश्चित रूप से व्यक्त किया गया। प्रबोधन युग में सामंतवादी यूरोप की परंपरागत चिंतन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इससे यथार्थ की नई दृष्टि और उसमें चिंतन के नए तरीकों ने जन्म लिया। लोग जीवन के हर पहलू पर तार्किक चिंतन करने लगे तथा इस समय धर्म, सरकार या राजा की कही बात को अंतिम सत्य मानने की प्रवृत्ति समाप्त होने लगी। पहले ऐसा था कि राजा जो कुछ भी कहता था उसको अंतिम सत्य माना जाता था, लेकिन जब से यह क्रांति हुई तब से यह सब चीज़ों को ख़त्म किया जाने लगा। और यूरोपीय समाज में हो रहे सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस समाज का अध्ययन करना होगा जो परंपरागत यूरोप में अर्थात प्रबोधन युग के पूर्व वहाँ मौजूद था। अब आइए देखते हैं यूरोपीय समाज का स्वरूप तथा उसमें परिवर्तन। प्राचीन यूरोप का परंपरावादी स्वरूप था। उसकी आर्थिक व्यवस्था में भूमि को केंद्रीय स्थान प्राप्त था। सामंत भूमि के मालिक थे और किसान भूमि पर काम करते थे। समाज दो वर्गों में बटा था और उनका विभाजन एकदम स्पष्ट था। धर्म समाज का आधारभूत सिद्धांत था। धर्मगुरु जैसे पादरी ही यह तय करते थे कि क्या नैतिक है और क्या नहीं। परिवार तथा नातेदारी संबंधों का मानव जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान था। राजतंत्र की जड़ें समाज में बहुत गहरी जमी हुई थी। ऐसी मान्यता थी कि राजा को ईश्वर ने लोगों पर शासन करने के लिए भेजा है। अब देख लीजिए, लोग क्या मानते थे कि जो राजा है वह ईश्वर के द्वारा भेजा गया है कि जाइए आप शासन करिए। वाह, क्या मान्यता थी। अच्छा हुआ कि क्रांति हुई, ये सब चीज़ें खत्म हुई। फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो नया यूरोप उभर कर सामने आया उसने प्राचीन यूरोप के हर मुख्य पहलू को चुनौती दी। फलस्वरूप सभी वर्गों का पुनर्गठन हुआ। पुराने वर्ग ध्वस्त हो गए तथा नए वर्गों ने जन्म लिया। धर्म को चुनौती दी जाने लगी। अब बताइए क्या हुआ जब क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, तो धर्म को चुनौती दी जाने लगी। धर्म का महत्व पहले से कम हो गया। पारिवारिक निष्ठाओं का स्थान वैचारिक अवस्थाओं ने ले लिया। महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया। वाह, कितना अच्छा हुआ कि
ये क्रांति हुई, जो महिलाओं की बदतर स्थिति थी कि पढ़ना नहीं है, घर में घूंघट काटना है, ये करना है, ऐसे रहना, महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती, इस हिसाब से तो अच्छा ही हुआ कि औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति हुई, जो यह सब चीज़ें खत्म करके नया स्वरूप दिया। अंततः राजतंत्र की समाप्ति हुई और लोकतंत्र का आगमन हुआ। राजतंत्र था जो कि राजा का बेटा ही राजा होगा, ऐसा था। ये चीज़ें समाप्त हो गई और लोकतंत्र का आगमन हो गया। समाज की सभी मुख्य धारणाओं, धर्म, समुदाय, सत्ता, संपत्ति आदि की नई व्याख्याएं होने लगी और उन्हें नए संदर्भ मिलने लगे। वर्तमान तथा अतीत के बीच अंतर एकदम स्पष्ट हो गया। यूरोप में हो रहे इन परिवर्तनों का महत्व हम कितना भी आंकें वह कम होगा। सही बात है। अब ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समाजशास्त्र का उद्भव व विकास। तो हम लोगों को सारी चीज़ें थोड़ा अगर कहानी समझ के पढ़ा जाए ना तो ये चीज़ें याद रहेंगी। अभी देखिए क्या है कि मतलब फ्रांसीसी पहले क्या था कि वो राजतंत्र था, लोकतंत्र का कोई बोलबाला नहीं था, राजा का बेटा ही राजा होता था और ऐसा होता था कि मतलब जो राजा कह दिया वो अंतिम सत्य होता था। लेकिन जब ये क्रांतियाँ हुई तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें खत्म होने लगी, है ना। ये हम लोग इतना याद कर सकते हैं, मतलब बात करते करते ये इसको कहानी बना लें कि समाजशास्त्र दो शब्द से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य है कि समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान, यह विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन शब्द है, विषय के रूप में नवीन है, लेकिन समाज प्राचीन है। और इसमें इम्पॉर्टेंट एक बात है कि बीर स्ट्रीट की बुक है द सोशल ऑर्डर, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है जबकि इसका अतीत काफ़ी प्राचीन है। और समाजशास्त्र का उदय कहाँ हुआ, तो समाजशास्त्र का उदय यूरोप महाद्वीप में हुआ। और फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1789 में, और औद्योगिक क्रांति हुई 1760 में। और जब ये परिवर्तन हो रहा था, यह परिवर्तन को कौन सा युग के नाम से संबोधन किया गया, तो प्रबोधन युग। ये सब चीज़ें जो मैंने शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं, मैं जो शॉर्टकट में बता रही हूँ, सॉरी अगर बातचीत में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती हो तो उसे आप लोग बहुत बड़ा इशू नहीं बनाइएगा। और हाँ, निगेटिव कमेंट्स आप लोग मत करिएगा प्लीज़, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कितना बार सफाई करूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं छोटे बच्चों को ही पढ़ाती हूँ। ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द जो हैं जुबानी है तो गलती तो सबसे होती है, मैं भी एक मनुष्य हूँ, अगर कोई गलती हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप लोग खुद, जो लोग हमारी वीडियो देखेंगे वो खुद बहुत समझदार होंगे तो उसे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन निगेटिव कमेंट्स मत करिएगा क्योंकि निगेटिव कमेंट्स से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती हूँ। और ये आपको जो मैं दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपके ऊपर एहसान कर रही हूँ दे करके, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो पढ़ना चाह रहा है समाजशास्त्री वो पढ़े। तो हम लोग कहाँ थे कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई है 1789 में और औद्योगिक क्रांति हुई 1760 में। फिर प्राचीन यूरोप का परंपरावादी स्वरूप था, उसकी आर्थिक व्यवस्था में भूमि को केंद्रीय स्थान प्राप्त था। सामंत भूमि के मालिक थे और किसान भूमि पर काम करते थे। समाज किन भागों में बटा था, तो 2 भागों में बटा था, ठीक है। और पहले जो था राजतंत्र की जनता, पहले जो था वो राजतंत्र की भाषा बोला जाता था, राजतंत्र था पहले। और इसके बाद राजतंत्र जब समाप्त हुआ तो लोकतंत्र का आगमन हुआ। और फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति के पूर्व यूरोप में 2 और क्रांतियां हुई। अब देख लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति के पूर्व यूरोप में 2 और क्रांति हुई जिसे हम वाणिज्यिक क्रांति सन 1450 से लगभग सन 1800 एवं वैज्ञानिक क्रांति से जानते हैं। यूरोप में इन्हीं 2 क्रांतियों का काल पुनर्जागरण काल कहलाता है। इस युग में कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, मूर्तिकला आदि सभी विषयों को नया जीवन मिला।
पुनर्जागरण युग में ने समाज में परिवर्तन की शुरुआत की, जबकि फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति ने उसको परिणति तक पहुंचाया। एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ। यूरोप उस समय फ्रांसीसी तथा औद्योगिक क्रांतियों के कारण अनंत परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। इस प्रकार समाजशास्त्र के यहाँ तक पढ़ लिए हम लोग। एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ। यूरोप उस समय फ्रांसीसी तथा औद्योगिक क्रांतियों के कारण अनंत परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। अभी देखिए, एक हमें क्वेश्चन मिला कि एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का उदय कौन सी शताब्दी में हुआ, तो हुआ हमारा 19वीं शताब्दी। कौन से शताब्दी में? तो 19वीं शताब्दी में हुआ। यूरोप उस समय फ्रांसीसी तथा औद्योगिक क्रांति के कारण अनंत परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। इस प्रकार समाजशास्त्र के उदय में हम दो ही कारणों को मुख्य मानते हैं। अगर हमारा समाजशास्त्र का उदय हुआ है तो उसमें हमें दो कारण मिलते हैं। कौन कौन? पहला फ्रांसीसी क्रांति तथा दूसरा औद्योगिक क्रांति। अगर समाजशास्त्र हम लोगों के बीच में आया है तो किन कारणों से आया है? फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति थी। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा विस्तार में फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ था। सन 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता तथा समानता के लिए मानव संघर्ष के इतिहास को मोड़ देने वाली घटना सिद्ध हुई। वाह! सन 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता तथा समानता के लिए मानव संघर्ष के इतिहास को मोड़ देने वाली घटना सिद्ध हुई। इस क्रांति ने सामंतवाद के युग को समाप्त करके नई समाज व्यवस्था का सूत्रपात किया। इस क्रांति के उपजे विचारों से पूरी दुनिया के देश प्रभावित हुए। स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व, ये शब्द आप लोगों को समझ आ रहे हैं कहाँ? स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व जैसा विचार जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है, यह फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। और फ्रांसीसी समाज का बुनियादी स्वरूप, फ्रांसीसी समाज सामंतवादी संपत्ति समूह स्टेट ग्रुप्स में बटा हुआ था। फ्रांसीसी समाज का बुनियादी स्वरूप स्टेट ग्रुप संपत्ति समूह में बटा हुआ था। सामंतवादी फ्रांसीसी समाज के 3 स्टेट थे जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त थी। यह मध्यकालीन यूरोप की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्रथम संपत्ति समूह, इसमें भूस्वामी थे। द्वितीय संपत्ति मतलब ये आप लोग समझ ही जाएंगे। प्रथम संपत्ति में भूस्वामी, जमींदार, सामंत, सरदार, और द्वितीय संपत्ति में धार्मिक नेता शामिल थे जैसे पादरी, बिशप, धनवान लोगों का समूह था। और तृतीय में वही लोग आएंगे जैसे किसान, व्यापारी, कारीगर, नौकरी पेशा लोग। अच्छा, तो ऐसा था, पहले से ही ये सब लोग बांट चुके हैं। प्रथम समूह में कौन रहेगा, द्वितीय संपत्ति में कौन, तृतीय में कौन, यही सब तो परेशानी है। यह उपज का तुच्छ अंश प्राप्त करता था। बताइए, तृतीय संपत्ति समूह, अब किसान इतना मेहनत करता है वह तृतीय संपत्ति समूह में होगा। और यह बताइए, इसमें लिखा है यह उपज का तुच्छ अंश प्राप्त करता था तथा हमेशा अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए मजबूर था। इन 3 संपत्ति समूहों के अलावा एक और समूह अर्धदास का भी था। कहा जाता है कि क्रांति के पूर्व फ्रांस में अमीर लड़ते थे, पुजारी पूजा करते थे और जनसाधारण उनका खर्च जुटाते थे। जनसाधारण मतलब दास हो गए, उन्हीं को दास कहते थे। क्रांति के पूर्व, अच्छा, जब क्रांति हुई उसके पहले अमीर लड़ते थे, पुजारी पूजा करते थे और जनसाधारण मतलब दास उनका खर्च जुटाते थे। फ्रांसीसी समाज के राजनीतिक पहलू देखा जाए तो फ्रांस में राजतंत्र विद्यमान था। राजा को शासन करने का दैवी अधिकार मिला था। लगभग 200 वर्षों तक फ्रांस पर बोर्बन राजवंश ने शासन किया। फ्रांसीसी समाज के आर्थिक पहलू देखा जाए तो एक राजनीतिक पहलू में है कि दैवी अधिकार मिला था। बाप रे, राजा को शासन करने का दैविक अधिकार मिला था। लगभग 2 वर्षों तक फ्रांस पर बोर्बन राजवंश ने शासन किया। फ्रांसीसी समाज के आर्थिक पहलू, बोर्बन राजवंश के शासन, लुई 14वें के शासनकाल से ही फ्रांस के राजाओं ने कई लड़ाइयाँ लड़ी।
जिनमें काफ़ी धन व्यर्थ हुआ। 1715 ईस्वी में लुई 14वें की मृत्यु के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। लुई जब 15वां हालत में सुधार लाने की बजाय महाजनों से ऋण लेकर काम कर चलाने लगा। फ्रांस उस समय कितने गहरे संकट में गुजर रहा था, उसकी व्याख्या लुई 15वें की मशहूर कथन मेरे बाद प्रलय से स्पष्ट हो जाती। लुई 16वां एकदम कमजोर तथा प्रवाहहीन राजा था, जिसे फ्रांस की दिवालिया सरकार विरासत में मिली थी। उसकी पत्नी महारानी आंतोनेत अपनी फिजूल खर्ची के साथ साथ एक इतिहास प्रसिद्ध वाक्य के लिए भी जानी जाती है। यह वाक्य उनकी फ्रांस की भूखी जनता के सामने तब बोला गया था जब वह खाना मांगने महल के बाहर इकट्ठा हुई थी। महारानी ने कहा था, यदि तुम्हारे पास ब्रेड नहीं है तो केक खा लो। वाह वाह वाह। फ्रांस में औद्योगिक विकास का सिलसिला, ये तो था राजनीतिक सिलसिला। अभी हम लोगों ने आर्थिक पहलू पढ़े थे। राजनीतिक पहलू में तो वो था जो वहाँ का राजा था, उसको दैवीय अधिकार मिला था। लगभग 2 वर्ष तक फ्रांस पर बोर्बन राजवंश ने शासन किया था। लेकिन उसका आर्थिक पहलू में जब बोर्बन राजवंश के शासन लुई 14वें के शासनकाल में ही फ्रांस के राजाओं ने कई लड़ाइयाँ लड़ी। जब लड़ाई लड़ेंगे तो धन तो व्यर्थ होगा ही, खत्म होगा ही। तो फिर वो जो आई महारानी, वो बोली कि यदि तुम्हारे पास ब्रेड नहीं है तो केक खा लो। ये सब सिलसिला चलता रहा आर्थिक पहलू तक। अब आया कौन सा सिलसिला? बौद्धिक विकास का सिलसिला। 18वीं शताब्दी में अन्य यूरोपीय देशों की भ्रांति फ्रांस ने भी तर्क और बुद्धिवाद के युग में प्रवेश किया। उस समय के कुछ प्रमुख दार्शनिक तर्कवादी थे, जिनका यह विश्वास था कि सत्य को तर्क के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। उन दार्शनिकों के विचारों का फ्रांसीसी लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। अब एक चीज़ ये बड़ा सही दिख रहा है, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ, अब इसको भी हम भी लिखते हैं भैया, इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, द स्पिरिट ऑफ लॉ। इन्होंने इस बुक में विचार व्यक्त किया कि प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक सत्ता का एक स्थान पर केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए और वह अधिकारों के पृथक्करण के सिद्धांत और व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में था। मॉन्टेस्क्यू जो आया, उन्होंने कहा कि प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक सत्ता का एक स्थान पर केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए और इन्होंने अधिकारों के पृथक्करण के सिद्धांत और व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में बात की थी। और ब्रिटिश के थे दार्शनिक लॉक। इनकी मान्यता थी कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं जो किसी भी सत्ता द्वारा हथियाए नहीं जा सकते। ये अधिकार है जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इन्होंने, लॉक ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी सत्ता द्वारा हथियाए नहीं जा सकते। सही बात है। जीवन का अधिकार, हमारे पास जो जीवन है उस पर कोई अधिकार नहीं जमा सकता। मेरे पास जो संपत्ति है उस पर कोई अधिकार नहीं दिखा सकता। जो मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जैसे मैं कहीं भी जाकर अपनी बातों को कह सकती हूँ, मैं ये सब चीज़ें जो समाज का हनन ना हो, ये सब चीज़ें जो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसको कोई भी अपनी सत्ता द्वारा हथिया नहीं सकता। इनका मानना था कि जो शासक अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित करे उसे हटा दिया जाना चाहिए। वाह 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 वाह, कितने अच्छे थे हमारे दार्शनिक लॉक महोदय। ये कहते थे कि अगर ऐसा कोई आपके इन अधिकारों का कोई वंचित करे तो उसे हटा देना चाहिए। उसके स्थान पर ऐसे शासक को सत्ता सौंपी जानी चाहिए जो अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ हो। कितनी अच्छी बात कहते हैं पहले के महोदय लोग। अब फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर ने धार्मिक सहिष्णुता और बोलने की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का समर्थन किया। अब वॉल्टेयर महोदय जो आए, ये तो कहें, दार्शनिक लॉक जो कहें कि ये मनुष्य का जो अधिकार है उसे कोई नहीं छीन सकता। संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जब ये ब्रिटिश के हैं दार्शनिक लॉक और फ्रांस के दार्शनिक आए वॉल्टेयर, धार्मिक सहिष्णुता और बोलने की स्वतंत्रता पर बल दिए। इन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच
इन्होंने बोला कि व्यक्ति के बोलने तथा अभिव्यक्ति के अधिकारों के पक्ष में था। अच्छा, मतलब बोल सकते हैं, सॉरी हम इसमें हम बोल दिए थे कि बोलने का अधिकार है, मतलब हमें लगा कि जनता का अधिकार, मिला जुला करके वही बात दार्शनिक लाभ मतलब स्वतंत्र। अगर हम स्वतंत्र तभी तो हम कुछ बोल पाएंगे, स्वतंत्र हैं तभी तो कुछ बोल पाएंगे। तो इन दोनों लोगों को जोड़ करके हम याद कर सकते हैं, इन दोनों लोगों को, वाल्टेयर महोदय और दार्शनिक लाभ को। जीवन का अधिकार, संपत्ति का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की अगर कोई बात करता है तो दार्शनिक लाभ। और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब व्यक्तियों के बोलने तथा अभिव्यक्ति के अधिकारों के जो पक्ष में था वो थे वाल्टेयर महोदय। ठीक है, अब देखते हैं फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो ने अपनी विख्यात पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सभी लोग लिख लीजिए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी बुक है, 1762 में लिखा। और इन्होंने कहा किसी देश की जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार है। सही बात, अभी वोट होने वाला है यूपी में। अब हम लोग जिसको चाहेंगे उसको अपना वोट देंगे, कोई ज़बरदस्ती थोड़े ना कि हम कमल को ही जिताएंगे, साइकिल को ही जिताएंगे, हाथ का पंजा को जिताएंगे। मेरा जिसको मन करेगा उसको हम वोट करेंगे। दार्शनिक रूसो भी कहते हैं कि जनता को अपना शासक चुनने का पूरा अधिकार है। उसका विश्वास था कि लोगों के व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब उनकी पसंद की सरकार हो। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी बात दार्शनिक रूसो ने कहा है कि अगर लोगों का व्यक्तित्व का विकास तभी संभव होगा जब उनकी पसंद का सरकार हो। अब तो चुनाव होने के बाद जब गणना होगी तभी पता चलेगा कि मनपसंद सरकार बनी है कि नहीं। अब देखते हैं, इन विद्वानों के विचारों ने फ्रांसीसियों की मानसिकता को झकझोर दिया। अच्छा, इन विद्वानों के विचारों ने फ्रांसीसियों की मानसिकता को झकझोर दिया। ये जो विद्वान हैं, इन लोगों की बातों को सुनकर फ्रांस में जो लोग थे उनकी मानसिकता हिल गई। इसके अलावा जो फ्रांसीसी लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई में अमेरिका की सहायता के लिए भेजी गई फ्रांसीसी फौज में शामिल थे, वे अमेरिका से समानता तथा अपनी सरकार स्वयं चुनने का अधिकार का विचार लेकर स्वदेश लौटे थे। वाह, स्वतंत्रता एवं समानता के इन विचारों ने फ्रांसीसी मध्यम वर्ग को बहुत प्रभावित किया। मध्यम वर्ग ऐसे ही दबे कुचले होते हैं बेचारे, फेंके पवारे। इन लोगों को स्वतंत्रता एवं समानता बहुत ही अच्छी लगी। अब हम लोग ये जितना हम लोग पढ़े ये फ्रांसीसी क्रांति था। अब हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति। थोड़ा सा हमारा कैमरा अच्छा इससे हो जाता है तो सही रहता। देखते हैं, जुगाड़ करते हैं, इंडिया जुगाड़ पे चलती है। औद्योगिक क्रांति, अब हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति सन 1760 के आसपास ब्रिटेन में प्रारंभ हुई। इसने कपास तथा खनन को प्रभावित किया। इससे पहले इंग्लैंड, फिर अन्य यूरोपीय देशों तथा बाद में अन्य महाद्वीपों में भी लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में जबरदस्त बदलाव लाया। यूरोप में विशेषकर इंग्लैंड द्वारा नए क्षेत्रों की खोज व इसके साथ साथ व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि तथा उसके फलस्वरूप शहरों के विकास के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी। कपड़ा जैसी परंपरागत उपभोक्ताओं वस्तुओं का निर्माण पहले घरेलू स्तर पर होता था। उत्पादन की घरेलू परंपरा प्रचलित थी। हाँ, पहले तो घर पे वो कैसे गांधी जी का जो चरखा था, सूत काटता था, हथकरघा। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई तो यह सब चीज़ों में बदलाव आने लगा। औद्योगिक क्रांति के दौरान नए औजार तथा नई तकनीकों का विकास हुआ। बहुत ही औद्योगिक क्रांति की वजह से बहुत ज़्यादा विकास भी हुआ। बहुत हम इसे कह सकते हैं, दोनों रूप में ले सकते हैं, एक पॉजिटिव भी एक निगेटिव भी। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मशीनें करती हैं, आदमी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इससे। तो एक चीज़ है कि जल्दी हो जाता है, लेकिन एक माइनस पॉइंट है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जो आदमियों को रोज़गार मिलता था उससे वो अब ख़त्म हो चुका है। कहीं फ़ायदा तो कहीं नुकसान है, क्या किया जाएगा। लेकिन इसकी भी ज़रूरत थी औद्योगिक क्रांति की। औद्योगिक क्रांति के दौरान नए औजारें तथा नई तकनीकों का विकास हुआ जिनसे व्यापक पैमाने पर वस्तुएं तैयार हो सकती थी।
1760 से 1830 के बीच औजारों, तकनीकों और उत्पादन के प्रबंध में कई नए आविष्कार हुए जिनसे उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली अस्तित्व में आई। इस प्रकार उत्पादन की सामंतवादी प्रणाली के स्थान पर पूंजीवादी प्रणाली विकसित हो गई। भैया उधर सामंतवादी प्रणाली थी, अब इसके आते ही पूंजीवादी प्रणाली विकसित हो गई। इसलिए ब्रिटिश इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी द्वारा इसे औद्योगिक क्रांति लिख लीजिए। अर्नोल्ड टॉयनबी जो हैं औद्योगिक क्रांति शब्द दिए हैं। अगर एग्जाम में आता है औद्योगिक क्रांति शब्द किनके द्वारा नामांकित किया गया है, तो किनके द्वारा, तो टॉयनबी के द्वारा। टॉयनबी ने अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री 1934 से लेकर 1963 लिख लीजिए आप लोग, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में औद्योगिक क्रांति के संबंध में विस्तृत उल्लेख किया। इससे उद्योगपतियों का वर्ग उभर कर सामने आया जिसने औद्योगिक प्रणाली को नियंत्रित किया। इस क्रांति के कारण समाज में हाथ से बनी वस्तुओं का पुराना युग समाप्त हो गया और यंत्र निर्मित वस्तुओं के नए युग का आगमन हुआ। बताइए, कहे थे ना औद्योगिक क्रांति जब हुई तो कुछ फ़ायदा हुआ हमारा, कुछ नुकसान हुआ। तो अब इतना रहने दिया जाए, आधा घंटा हम लोग पढ़ लिए ना। एक फ़ायदा है कि नींद नहीं आती है मुझे, आप लोगों के साथ पढ़ती हूँ तो ये चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे तो पढ़ने बैठ जाओ तो नींद की कुछ पढ़ ही नहीं पाती हूँ, और जब तक पढ़ती हूँ बोलती हूँ तो जैसे लगता है कि मुंह और कान दोनों एक्टिव है। ऐसे बोल करके ही पढ़ना चाहिए, बोल करके पढ़ने से बहुत अच्छा रहता है, याद रहता है जब ज़्यादा देर तक। और देखिए नींद भी नहीं आ रही मुझे, ऐसे नींद आने लगती है। अभी थोड़ा सा बचा है, यहाँ तक मतलब कल पढ़ा जाएगा, इतना थोड़ा सा बचा है, मन नहीं कर रहा। ज़बरदस्ती पढ़ेंगे पता चलेगा दिमाग में घुसेगा नहीं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, आगमन हुआ। ठीक है, कल पढ़ते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर माय ऑल फ्रेंड्स।